अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों देखने वालों को बहुत बहुत खुश आमदीद आज की एक एक्साइटिंग एपिसोड में। और आज के एपिसोड करते हुए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हर एपिसोड की तरह मैं हर एपिसोड के स्टार्ट में कहती हूँ कि ये मेरी मोस्ट फेवरेट एपिसोड है। और ये मुझे बहुत बाद में जाके रियलाइजेशन हुई कि मैं हर एपिसोड के स्टार्ट में ये बात कहती हूँ। एंड फॉर स्ट्रेंज रीजंस ये बात सच भी है कि मुझे लगता है हर एपिसोड जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो मेरी फेवरेट है। लेकिन आज की एपिसोड वाकई में मेरी बहुत ज़्यादा इस तरह से है कि जैसे मैं हर एपिसोड के स्टार्ट में कहती हूँ आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के करीब हो या ना हो, आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स। व्हाट डज मैटर कि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ये मुझ समेत बहुत सारी आवाम का बहुत फेवरेट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप विदाउट एनी रिसर्च विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन मैं आराम से बात कर सकती हूँ, आराम से बोल सकती हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, और मेरे पास बहुत कुछ है ऐसी चीज़ें बताने के लिए कि जो मैं जब भी इस टॉपिक के ऊपर इस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करती हूँ तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है। मुझे हर चीज़ हर ट्रेंड इस टॉपिक से रिलेटेड, मुझे हर तरह की टाइनी माइनी डिटेल्स, सारी निट एंड ग्रिट सब कुछ मालूम है। तो ज़्यादा तजस्सुस में नहीं डालते हैं, सस्पेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं करते हैं और रिवील करते हैं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में। और ये टॉपिक मैंने आज क्यों चूज़ किया है? ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे GOT के फैंस हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स को शॉर्ट टर्म में GOT भी कहा जाता है। एंड GOT के बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो कि मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा पागल हैं सीरीज़ को लेके। और ये सीरीज़ ऐसी है जो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सीरीज़ है जो बाय द टाइम इसकी जो क्रेजीनेस है, जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो इसका एक कैरिज्मा था इस सीरीज़ का, वो कम होने वाला है। मुझे लगता है जैसे जैसे ये टाइम जाएगा और जो नए लोग ज्वाइन करते जाएंगे फ़ैन फॉलोइंग को, जो नए लोग देखते जाएंगे इसको, ये इसका जो कैरिज्मा है वो और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि जितनी भी फिल्म अकेडमीज़ हैं, जितनी भी ऐसी अकेडमीज़ हैं जो ड्रामेटिक्स, थिएट्रिक्स या फिर किसी भी मीडिया से रिलेटेड कोई भी फील्ड ऐसी है जिसमें जो कोर्सेज हो रहे होते हैं, आई थिंक न्यूयॉर्क अकेडमी में तो बाकायदा इनका जो स्क्रीन प्ले है वो पढ़ाया जा रहा है। आई डोंट नो अबाउट द ओवरऑल जहाँ जहाँ पे भी मीडियाटिक्स यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि क्रैश कोर्सेज या जो डिप्लोमैट्स कोर्सेज या ग्रेजुएट प्रोग्राम जो होते हैं वो करवा रही हैं। तो उसमें क्या सीन है, लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स को क्या कोर्सेज में इंक्लूड किया गया है, क्या पढ़ाया जा रहा है, या क्या किस तरीके से चीज़ें रैप हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी सीरीज़ है जिसको वाकई में पढ़ाने की बेइंतहा ज़रूरत है। क्या मैं इसके बारे में बात करूं? अभी खैर हम आज बहुत सारी चीज़ें, बहुत ओवर द मून हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हम ट्रैवल करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि गेम ऑफ थ्रोन्स क्या है। लाइक ये क्या सिर्फ एक सीरीज़ थी या एक लूप ऑफ एडमिरेशन था, या क्या सोच के ये सीरीज़ बनाई गई, इनमें आर्टिस्ट कौन कौन से शामिल किए गए, किस किस लोकेशन के ऊपर ये पिक्चराइज हुई है, और ये जो सागा है एक पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स, इसका इम्पैक्ट फैंस के ऊपर क्या पड़ा है। कितने हज़ारों लाखों लोग मेरे जैसे हैं जो कि क्रेज़ी हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए। मेरा एक रिचुअल है जिसको मैं एनुअल रिचुअल कहती हूँ। मैं हर साल अक्टूबर में गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार्ट करती हूँ और मेरी गेम ऑफ थ्रोन्स दिसंबर में जाके ख़त्म होती है।
एंड नॉट इवन अ सिंगल ईयर कि जब ऐसा हुआ हो कि मैंने ये सीरीज़ ना वॉच की हो। ये मेरा हर साल का रिचुअल है कि मैं इसे अक्टूबर में ही क्यों मैं इसको देखती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो मैंने फर्स्ट एपिसोड अपनी लाइफ में देखी थी गेम ऑफ थ्रोन्स की, वो अक्टूबर में देखी थी मैंने। मुझे आज भी याद है, अक्टूबर आई थिंक 14 अक्टूबर था। एंड वो मैंने देखी थी और मेरे हस्बैंड की रिकमेंडेशन पे मैंने स्टार्ट की थी। उसके बाद जो है लाइक देयर इज़ नो टर्निंग बैक, इतनी ज़्यादा मुझे पसंद है। अपार्ट फ्रॉम कि बहुत ही ज़्यादा लाइक कंट्रोवर्शियल सीरीज़ भी रही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी भी है, न्यूडिटी कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा हाई था इसके अंदर। बट वो आपके अपने हाथ में होता है, आपके हाथ में रिमोट होता है, यू कैन फॉरवर्ड इट एंड आप फिर स्किप करते हैं वो सीन्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो एक फिक्शनल बेस लाइन क्रिएट की गई है, जो करेक्टर्स जैसे 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 बढ़ते गए हैं, छोटे यानी कि सपोर्टिंग कास्ट से लेके जो मेन लीड है, एक्टिंग से लेके जो डायलॉग्स हैं, जो स्टोरी लाइन है, जो पूरा एक जैसे कहते हैं ना मूवी के लिए जब बैठती है पूरी टीम, तो वो जो एक मूड बोर्ड बनता है, मतलब आप किस चीज़ के बारे में बात करेंगे और किस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। ये बहुत ही आज का टॉपिक मज़े का होने वाला है। जितनी भी मेरी अब तक की इन्फॉर्मेशन है गेम ऑफ थ्रोन से लेके रिलेटेड, वो मैं सब शेयर करने वाली हूँ। बाकायदा मेरे पास एक पूरा मैंने जर्नल बनाया था, मुझे याद है, और अभी भी स्टिल आई हैव दैट जर्नल, जिसके अंदर मैंने कौन सी फर्स्ट एपिसोड कब देखी, क्या टाइम पे देखी, कब मैंने उसे रिपीट में देखा, उस एपिसोड के अंदर क्या चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, कोई पर्टिकुलर डायलॉग्स हैं जो गेम ऑफ थ्रोन्स को लेके मेरे हैं फेवरेट, क्या कैरेक्टर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बट उनके कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। उनके गेम ऑफ थ्रोन्स में जितनी भी स्वॉर्ड्स यूज़ हुई हैं उन सब के नाम मुझे पता है। जितनी भी मेरी फेवरेट एपिसोड्स हैं उनके नाम मुझे पता है। कितने सीजन्स आए थे, एक सीज़न में कितनी एपिसोड्स थी, पूरा सीज़न कितने आवर पे बना था, किस सीज़न में कितनी एपिसोड्स किन मुख्तलिफ डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट की हैं, उनके प्रोड्यूसर्स कौन थे, फिर उनका जो पूरा जो म्यूज़िक क्रू था वो कौन था, म्यूज़िक इसका किसने बनाया, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज का जो एपिसोड है वो बहुत स्पेशल है उन तमाम GOT फैंस के लिए जो मेरी तरह क्रेज़ी हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए। सो मैं उन तमाम नए ज्वाइन करने वालों को जिन्होंने कभी भी गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी है, उनके लिए थोड़ा सा मैं पहले इंट्रोडक्शन दूंगी कि गेम ऑफ थ्रोन्स क्या है, कैसे बनी, किस साल में बनी, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, राइटर कौन है, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा इसको बताती चलूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स से, जो कि बेसिकली पॉपुलर फैंटेसी टेलीविज़न सीरीज़ है जो कि HBO से रिलीज़ हुई थी एंड 2011 में रिलीज़ हुई थी, और इसका लास्ट सीज़न जो आया है वो 2019 में आया है। 8 सीज़न है इसके, और एपिसोड रिकॉर्ड करते करते कुछ फनकारी जो है वो मेरे हाथ से हो गई है, जिसकी वजह से जो है स्किप हो गया था। दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहे हैं इसको। सो बेसिकली मैंने बताया है कि गेम ऑफ थ्रोन्स जो है वो पॉपुलर फैंटेसी सीरीज़ है, टेलीविज़न सीरीज़ है, जो कि एक सीरीज़ ऑफ बुक के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। और जो बुक की भी कई पार्ट्स हैं बेसिकली। तो जो बुक सीरीज़ है उसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, and it's written by George R.R. Martin, and the first season it aired on HBO started from 2011 to 2019, spanning 8 seasons basically, and first season इसका आया है 2011 में, आखिरी सीज़न इसका आया 2019 में। 8 इसके सीज़न हैं और तमाम सीजन्स बेमिसाल हैं। तो ये किस बारे में है गेम ऑफ थ्रोन्स? बेसिकली इट्स अबाउट अ medieval fantasy drama and it's set in the fictional continents of Westeros
and Essos, filled with noble families, political intrigue, war, betrayal, and a bit of magic. And not a bit of magic, in fact, a lot of magic. इसके बहुत सारे जो है पार्ट्स हैं, और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं कि इसका मेन प्लॉट क्या है, तो बेसिकली it's all about the Iron Throne. The central conflict is about who will rule the seven kingdoms, and seven kingdoms जो हैं वो इंक्लूड हैं वेस्टरोस के अंदर जितने भी अलग अलग, जैसे अब आगे अगर आप देखेंगे भी या देख चुके हैं तो आपको पता है कि डिफरेंट विंटरफेल है, रिवरलैंड है, एंड उसके अलावा पेंटोज है, ब्रावोज है, फिर जो है वो आयरनलैंड है। इसी तरीके से नोबल हाउसेस इंक्लूडेड हैं। हाउस ऑफ स्टार्क है जो कि द ऑनरेबल हाउस फ्रॉम द नॉर्थ है, एंड फिर है हाउस ऑफ लेनेस्टर्स हैं जो कि वेल्दी हैं, कनिंग हैं। फिर है हाउस टारगेरियन है जो कि फॉर्मर रूलर्स हैं विद लॉट ऑफ मैजिक एंड लॉट ऑफ ड्रैगन हिस्ट्री एज वेल। हाउस ऑफ बेरेथियन है, हाउस ऑफ ग्रेजॉय है, हाउस ऑफ टायरेल है, हाउस ऑफ हाई गार्डन है, एंड और बहुत सारे हाउसेस हैं, लाइक फ्रे हाउस है, पता नहीं कितने हाउसेस हैं। मतलब जैसे जैसे हम आगे बात करते जाएंगे मैं याद करने की कोशिश करूँगी। याद करने की कोशिश इसलिए करूँगी क्योंकि मैं ऐसी कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती जो कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए बीच में। तो मैं याद इसलिए करूँगी मुझे सही से याद आए कितने हाउसेस थे, उन हाउसेस की जो स्लोगन्स थे वो क्या थे, एंड उनके बैनर्स किस तरह के थे, उनकी क्लोथिंग, उनका कल्चर, उनका किस तरीके से कस्टम्स सारे थे। सो आहिस्ता आहिस्ता हम इसको रेवल करते हैं। बेसिकली वेरियस नोबल फैमिलीज फाइट फॉर कंट्रोल ऑफ द आयरन थ्रोन जो कि किंग्स लैंडिंग है एंड द सीट ऑफ पावर। बिकॉज जो किंग्स लैंडिंग है वो बेसिकली उसको हम मेन प्लॉट जो है वो सारा आयरन थ्रोन के इर्द गिर्द घूम रहा है। जितने भी नोबल हाउसेस हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, हाउस ऑफ डाली है, हाउस टारगेरियन है, हाउस लेनेस्टर है, हाउस स्टार्क है, एंड हाउस एरन है। उसके अलावा जो है और 10 तरह के और मज़ीद हाउसेस हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। हाई गार्डन है, उसके अलावा जो है डोर्न है, डोर्निशमैन, एक वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट जो हैं वो पेड्रो पास्कल, उन्होंने इसके अंदर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक रोल प्ले किया था, और बेरन मार्टेल का, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। एंड अदर्स ऑल्सो प्ले की रोल्स जिसमें छोटे करेक्टर्स भी हैं, बड़े करेक्टर्स भी हैं। एंड इवन दो बहुत हैरत की बात है कि इस सीरीज़ में ऐसे बहुत सारे छोटे करेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत पावरफुल प्ले किया है अपने उन करेक्टर्स को। उन्होंने एक तरह से छोटे करेक्टर्स, कम सीन्स होने के बावजूद पूरी सीरीज़ में वो करेक्टर्स जो हैं वो छाए रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। उनमें से मेरा फेवरेट जो करेक्टर जो अगर मैं बात करूँ सपोर्टिंग उसमें रोल्स में, तो वो एक है पॉड्रिक का, जो कि बेसिकली एक स्क्वायर हैं जो पहले टिरियन उनके साथ, लैनिस्टर के साथ उनके स्क्वायर थे। उसके बाद वो ब्रियन ऑफ टार्थ के साथ उनका पूरा जर्नी रहा है। तो पॉड्रिक एक बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर रहा है। फिर सर ब्रॉन का करेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। फिर सैमुअल टार्ली हैं। इसी तरीके से टोरमन का करेक्टर मुझे बहुत पसंद है, जो कि बेसिकली एक वाइल्डलिंग थे, नॉर्दर्न वाइल्डलिंग थे। उनका करेक्टर मुझे बहुत पसंद है। फिर इसी तरीके से जो है वो लेडी मॉर्मेंट का करेक्टर मुझे बहुत पसंद आया है, जो कि बेसिकली प्लेड बाय बेला रामसे, जो अब लास्ट ऑफ अस में भी देखी जा सकती है मेन करेक्टर में। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्ले किया है। इनमें सबसे जो मज़े की चीज़ है ना, जो जिसे कहते हैं कि फैंटेसी एलिमेंट्स जो होंगे, अगर हम उनके बारे में बात करें तो हैं ड्रैगन्स हैं, वाइट वॉकर्स हैं जो कि एक ज़ोंबी लाइक क्रिएचर है,
एंड मैजिक है, प्रोफेसीज हैं, वॉर्ग्स हैं. वॉर्ग्स बेसिकली वो लोग होते हैं हु कैन कंट्रोल एनिमल्स एंड उनके थ्रू वो फिर जहाँ जहाँ पे भी उनका एक्सेस नहीं होता लोकेशंस पे, वो एनिमल उनको सारी इंफॉर्मेशन, इंटेल एंड इंसाइट्स दे रहे होते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है. उसके अलावा द मिस्टिकल 3 आइड रेवन, जो बहुत ही फेमस करेक्टर पूरी सीरीज़ में, और पूरी सीरीज़ जो है वो अराउंड 3 आइड रेवन के गिर्द गिर्द घूम रही है. तो इसकी की थीम्स क्या हैं बेसिकली, जो मुझे लगा है, आई थिंक के पावर एंड करप्शन के ऊपर बात है, ऑनर वर्सेस प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बात है, वॉर एंड लॉयल्टी के ऊपर बात है, फेट वर्सेस फ्री विल है, फैमिली है, बिट्रेयल है, रिवेंज है, ट्रॉमा है, बहुत सारा खून खराबा है, बहुत सारी किलिंग्स हैं. बात बात के ऊपर जो है, किसी को किसी की बात पसंद नहीं आ रही है, चाकू निकला और ठस, वो बंदा ख़त्म. Because I want to talk about its reception, so I want to share it with very proud and open-hearted that it's widely praised for its production, acting, and complexity. Though the final season, especially the ending, the last season was controversial and polarizing among fan. बहुत उसके ऊपर critics ने बातें बनाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि यार ये नहीं होनी चाहिए थी, एंडिंग उसकी ठीक नहीं थी, जस्टिफाइड नहीं थी, बहुत जुल्म दिखाया, बहुत गलत किया, अगर हम होते तो ऐसा नहीं होता, हम ऐसे करते वैसे करते, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई. बट फिर भी इसको ये आई थिंक मोस्ट अक्लेम सीरीज ऑफ ऑफ द सेंचुरी, आई थिंक अगर मैं इसको कहूँ तो गलत नहीं होगा. बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो रिव्यूज़ इसके थे वो बहुत ज़बरदस्त थे, मिक्स रिएक्शंस थे, बट वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीरीज ऑफ ऑल टाइम, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट GOT. First, I want to give you a claimer that if you want to watch it, it's violent, politically intense, and emotionally heavy. So, be cautious about it. जब भी देखें तो ये सही चीज़ें मद्देनज़र रख के देखें कि बच्चे आपके आसपास नहीं होने चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली इट्स 18+ सीरीज़, एंड जो डायलॉग्स हैं वो बहुत इंटेंस हैं, बहुत ज़्यादा जो है वल्गैरिटी है, न्यूडिटी भी बेइंतहा है, बट आई ऑलरेडी मैंशन इट दैट यू कैन कंट्रोल इट, जस्ट फॉरवर्ड इट, जस्ट स्किप इट. बट ओवरऑल अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ, बिकॉज मैंने इसकी तमाम बुक्स पढ़ रखी हैं, तो आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग GOT. बट डेफिनेटली माई एक्सपीरियंस was amazing, and I am still in awe. I am awestruck that कैसे कोई बंदा इतनी ज़बरदस्त सीरीज़ बना सकता है. सो अपने अपने टेस्ट की भी बात होती है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को फ़िक्शन नहीं पसंद है, उनको मार धाड़ पसंद है, तो इसलिए उन्होंने देखा ये मेरे साथ बैठ के, एंड मुझे फ़िक्शनल, आई लव फ़िक्शन, ये जो मैजिकल एंटिटीज़ होती हैं, एंड हर चीज़ जो कि आपका दिमाग इमेजिन कर सके और वो पॉसिबल हो, या वो एक थिएट्रिक्स के ज़रिए पॉसिबिलिटी अगर आप उसकी देखें स्क्रीन के ऊपर, तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो उसकी वजह से मैंने देखी थी, तो मुझे बहुत ही पसंद आई. In this series, you can see there's a huge cast of characters, frequent plot twists, and unexpected deaths. Oh my god, deaths तो इतनी है, हर सीज़न पे आप रोएंगे बैठ के, हर सीज़न पे एक अनएक्सपेक्टेड, एक कोई बड़ी ऐसा करेक्टर होगा जो आपके दिल के बहुत करीब होगा, एंड देन वो अचानक मर जाएगा. अचानक तो नहीं मरेगा, वो सारा जो है वो फॉर्म हो रहा होता है, बिल्डअप हो रहा होता है, आप थ्रू आउट द सीज़न देखते हैं कि अच्छा भाई अब ये होने वाला है. यू कैन सेंस दैट कि हाँ अब ये बंदा बहुत ज़्यादा उछल रहा है, अब इसका टाइम करीब आ रहा है, तो ये मरने वाला है. मेरे लिए ज़्यादा ईजी है कि मैं इसको सीज़न बाय सीज़न इसकी समरी देती हूँ, बिकॉज अब तो 2019 में इसका लास्ट सीज़न आया, मोस्टली लोगों ने देख लिया. अब जिन्होंने नहीं देखी है वो भी डेफिनेटली मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगी कि वो देखें. जो फर्स्ट सीज़न आया था, वेयर फ्रॉम द गेम बिगिंस, जो सीज़न 1 था, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द किंगडम इज़
रूल्ड बाय किंग रॉबर्ट बराथियन, जो कि हाउस ऑफ अल्लाह आपका भला करे, हाउस ऑफ बराथियन उनके किंग थे, जो कि किंग्स लैंडिंग में थे और वो रूल कर रहे थे वहाँ पे। बेसिकली किंग रॉबर्ट बराथियन आस्क हिज ओल्ड फ्रेंड एडार्ड नेड स्टार्क, जो कि हाउस ऑफ स्टार्क के एक तरह से लीड वो थे, जो बेसिकली हाउस ऑफ स्टार्क के एक तरह से लीडर थे। और उन्होंने उनसे पूछा, रॉबर्ट बराथियन ने नेड स्टार्क से, कि भाई कैन यू बी माय चीफ एडवाइज़र और हैंड ऑफ द किंग। और फिर इन किंग्स लैंडिंग द पॉलिटिकल गेम्स बिगिन, स्पेशली विद द पावरफुल लेनेस्टर फैमिली, जिसमें इंक्लूडेड हैं आपकी सबसे ज़्यादा ईवल आंटी क्वीन सर्सी, उनके ब्रदर हैं जेमी एंसेस्ट आई एम सॉरी जेमी लेनेस्टर एंड टिरियन लेनेस्टर। बेसिकली टिरियन इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट करेक्टर ऑफ द होल सीरीज़। फिर अगर हम बात करते हैं क्रॉस द सी की, तो उधर डेनेरियस टारगेरियन, जो कि इज़ मैरिड ऑफ टू अ वॉरलॉर्ड खाल ड्रोगो, एंड एज पार्ट ऑफ हर ब्रदर्स प्लान टू रिक्लेम द थ्रोन। जैसे जैसे आप सीरीज़ देखेंगे आपको आइडिया होगा मैं किन करेक्टर्स का बात कर रही हूँ, बट जो GOT ऑलरेडी देख चुके हैं, जो फ़ैन है, उनको पता है कि डेनेरियस टारगेरियन जो है वो लास्ट लिविंग टारगेरियन हैं, जो टारगेरियन डायनेस्टी को जिन्होंने आगे बढ़ाना है। उनके एक अजीब से वाहियात भाई थे, जो उन्हें बेच के खाल ड्रोगो से और पैसे उनके खरे करके, और उनका इरादा था कि वो इस तरीके से जो है वो वेस्टरोस पे रूल करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली खाल ड्रोगो ने उनके साथ बड़ा मज़ेदार एक सीन किया था, उनको एक सोने का ताज पहना दिया गया था उबलते हुए सोने से, तो वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था। स्टिल मुझे बहुत हंसी आती है उस सीन को याद करके। फिर अगर हम बात करते हैं नाइट वॉच पे आ जाते हैं, कि एक ग्रुप जो कि गार्ड करता है वॉल इन द नॉर्थ को, जिस पे आगे आखिरी सीजन में जो है, जो हमारे नाइट किंग हैं, वो आके उसी दीवार को सबसे पहले तोड़ने वाले हैं। तो फर्स्ट सीज़न में जो है रॉबर्ट नेट से कहते हैं कि जी आइए आप किंग्स लैंडिंग में और मेरे हाथ बन जाइए और बताइए मुझे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और रॉबर्ट जो है वो औरतों के और हंटिंग के बहुत शौकीन है, तो वो हंट पे जाते हैं। वहीं पे एक ऐसा जानवर जिसका हम नाम भी नहीं लेना पसंद करते, उनको एकदम मार देता है, एंड देन वो मर जाते हैं रॉबर्ट। उसके बाद जो है फिर वो तख्त की लड़ाई शुरू होती है कि इस कुर्सी पे मैं बैठूंगा, इस कुर्सी पे मैं बैठूंगी। वो लड़ाई पे पूरा सीज़न बना है। और एंड में नेड स्टार्क, जो कि एक बड़े ही शरीफ नफ्स इंसान है और बहुत ही एक ईमानदार और सच्चे इंसान हैं, उनका सर कलम कर दिया जाता है। और उनकी बेटियां देख रही होती हैं और बस एक बेटी वहीं कैद हो जाती हैं, एक बेटी भाग जाती हैं। तो फिर आगे सीज़न बढ़ता है। फिर सीज़न 2 जो है वो है बेसिकली वॉर ऑफ द 5 किंग्स। आफ्टर द किंग्स डेथ, जब रॉबर्ट की डेथ होती है, तो मल्टीपल पीपल क्लेम करते हैं थ्रोन को। वो जाता है स्टार्टिंग अ सिविल वॉर। एंड देन रॉब स्टार्क, जो नेड स्टार्क के बेटे हैं, वो जाते हैं नॉर्दर्न इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट करते हैं। एंड फिर उनकी जो अलाइंसेस हैं वो किस तरह उनको बिट्रे करती हैं, किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, वो सब सेकेंड सीज़न में पता चलता है। फिर टिरियन लैनिस्टर्स जो हैं वो बहुत शाइन करते हैं सीज़न में एज अ हैंड ऑफ द किंग। एंड फिर डेनेरियस जो है वो बिगिन करती हैं बिगिन्स टू राइज इन पावर। उनके साथ उनके जो है 3 बेबी ड्रैगन्स हैं, जो बेसिकली उनको शादी जब उनकी खाल ड्रोगो से हो रही थी तो उनको गिफ्ट मिला था, बट वो उस वक्त बिल्कुल ही नालायक से अंडे थे। उसके बाद मैजिक हुआ, उनके शौहर मर गए, एंड देन फिर वो अंडे जो है वो ड्रैगन्स में बदल गए। तो ये मैं बहुत फ़नी तरीके से बता रही हूँ, बट जो देखने वाले हैं या जो ऑलरेडी देख चुके हैं उनको पता है कि कितना मजेस्टिक एक्सपीरियंस है देखना इस तरह से सीरीज़ को। एंड फिर जो नॉर्थ है वहाँ पे थियोन ग्रेजॉय, जो कि एक ले पालक एक तरह के स्टीवर्ड मैं कहूँगी कि थे वो नेड स्टार्क के, लेकिन वो क्या बाद में किस किस्म की गंदी हरकतें शुरू कर देते हैं ये आगे पता चलेगा सीज़न में।
एंड जो कि बिट्रे बेसिकली करते हैं स्टार्क्स को। फिर हम बात करते हैं सीज़न 3 की, उसमें रेड वेडिंग है, रेवलेशंस हैं, पॉलिटिकल मैरिजेस एंड बिट्रेयल्स शेक अप एवरीथिंग। ये बेसिकली इसकी जो फर्स्ट एपिसोड है वो इस तरह से है। फिर जॉन स्नो जो कि नेड स्टार्क के नेफ्यू हैं, बट पूरे सीजन्स आई थिंक सीजन 6 तक उनको पोर्ट्रे किया गया है बास्टर्ड ऑफ नेड स्टार्क, जो कि एक्चुअली उनके नेफ्यू थे, उनके भांजे रहे हैं। जॉन स्नो इन्फिल्ट्रेट्स द वाइल्डलिंग्स पीपल बियॉन्ड द वॉल। उनके साथ वो जाते हैं एक प्लानिंग के तहत, जो उनके लीडर होते हैं मॉर्मोन, सर मॉर्मोन, उनको बताते हैं कि भाई आपने इधर जाना है, उनके साथ गद्दारी करनी है, एक प्लानिंग प्लॉटिंग के थ्रू जाना है और उनसे सारे राज निकाल के हमें भेज देना है। एंड देन वो पकड़े जाते हैं। फिर उनको उसी में प्यार भी हो जाता है किसी से, पता नहीं वो प्यार कर रहे थे कि झूठ कर रहे थे कहानी। तो उसके बाद वो सीक्रेट्स निकालते हैं, पकड़े जाते हैं, भाग लेते हैं वहाँ से। फिर जो दूसरी तरफ हमारी जो बहन डनेरिस हैं वो बिल्ड करती हैं एक आर्मी, जो बेसिकली वो जगह जगह जिस सिटी भी जाती हैं, वहाँ की जितनी भी आर्मी होती है, जितनी भी आर्म फोर्सेस होती हैं, उनको वो लंबे लंबे जो है तकरीरें करती हैं, उनको बताती हैं कि भाई आप स्लेव नहीं हैं, स्लेवरी हम आपसे नहीं करवाएंगे, आप फ्री हैं बिल्कुल, अगर जाना चाहें चले जाएं और अगर नहीं जाना चाहें तो मेरे लिए लड़ें। जब मैं तमाम किंगडम पे 7 किंगडम्स पे बेसिकली रूल करूँगी तो फिर आप जो है वो मेरे साथ साथ होंगे। तो तमाम जितने भी होते हैं अनसलीड हैं एंड जितने भी वो डोथराकीज हैं एंड सेकंड सन्स हैं, ये सारी जो है स्लेव्स एक आर्म बनाती हैं वो आर्मी। एंड देन उनके थ्रू फिर वो सारी जो भी वो आगे टेक ओवर करेंगी तो वो इनके थ्रू ही करेंगी। तो बेसिकली वो इस तरह से काम कर रही होती हैं एसोस में। फिर जॉन स्नो के एक भाई होते हैं जो क्रिपल होते हैं, जो इनको हर जगह टांग झांक करने की आदत होती है और उसी टांग झांक से वो गिर के अपनी टांगें तोड़वा लेते हैं। उसके बाद भाई 3rd सीज़न में जो है उनको पता होता है, उनका नाम है ब्रैन स्टार्क। सो बेसिकली ब्रैन स्टार्क स्टार्ट्स डिस्कवरिंग हिज मैजिकल पावर्स इन सीज़न 3। और स्पॉइलर अलर्ट मैं देना चाहूँगी, मुझे तो मतलब वर्ड्स भी मेरे वो फंबल कर रहे हैं। तो इस सीज़न का स्पॉइलर अलर्ट है रेड वेडिंग, जो कि वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक शॉकिंग मोमेंट्स इन टीवी हिस्ट्री। इट चेंजेस एवरीथिंग फॉर द स्टार्क्स एंड फॉर द फैंस एज वेल। जो कि रॉब स्टार्क्स के फ़ैन हैं जितने भी, उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। रेड वेडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट घटिया तरीन वेडिंग, बहुत ही गंदी शादी जिसे कहते हैं वो हुई थी। और इसमें रॉब स्टार्क जो कि यंग किंग नॉर्थ के थे उस टाइम के, वो बेसिकली एक हाउस के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए। एंड देन वो वहाँ पे कमिट करते हैं कि भाई अगर आप हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो हम आपके ही किसी हाउस की एक लड़की से, बेटी बहन भांजी जो भी हुई, उससे मैं शादी करूँगा। जो कि बाद में उनको फिर किसी और से प्यार हो जाता है। एंड देन फिर वो माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं और बदले में, उस माफ़ी के बदले में अपने अंकल को पेश करते हैं कि भाई मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा तो ढोल खड़क गया है, ये अंकल जो है वो फारिग हैं, तो आप इनसे शादी कर सकते हैं, इनसे अपनी बेटी की, बहन की, या जो भी आपकी अवेलेबल ख़वातीन है उनकी शादी आप इनसे करवा सकते हैं। तो उसी में जो है फिर उस शादी में बिट्रे होता है। किस तरीके से एपिसोड आगे जाएगी अब आप जब खुद देखेंगे तो पता चलेगा आपको। मैं नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि बताने से सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा, और जिस तरह मैं बताऊँगी उससे बहुत बेहतर है कि आप जाके ये एपिसोड खुद देखें। इट्स अ वर्थ वॉचिंग एपिसोड ऑफ द होल सीज़न। सीज़न 3 इज़ बेसिकली पीछे रह जाता है इस एपिसोड के आगे। रेड वेडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस एपिसोड ऑफ सीज़न 3। फिर हम आ जाते हैं सीज़न 4 के ऊपर। अब ये जो सीज़न 4 है ये किस बारे में है? ये वेंजेंस के बारे में है, पावर शो के बारे में है। जॉफ्री द मोस्ट sadistic king, the most toxic character in the whole series. Two most toxic and sadistic characters of the whole series. One is definitely for sure it's Ramsay Bolton or Ramsay Snow,
and the second one is Joffrey Baratheon or Joffrey Lannister, who knows what. सीज़न 4 में जॉफरी जैसे टॉक्सिक किंग का अंजाम दिखाया गया है कि किस तरीके से वो इतना कोई इरिटेटिंग करेक्टर पूरी सीरीज़ का जॉफरी था बेइंतहा। वो किंग जब बनते हैं तो वो पावर शो कैसे करा रहे होते हैं, कैसे अपनी ही शादी में उनको जहर दिया जाता है और फिर वो फड़क जाते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। फिर जो टिरियन है जो कि फॉल्सली अक्यूज्ड हैं एंड पुट ऑन ट्रायल ऑफ अक्यूजेशन ऑफ मर्डरिंग किंग जॉफरी। फिर ब्रियन ऑफ टार्थ करती हैं स्टार्क गर्ल्स की सर्च। ब्रियन ऑफ टार्थ बेसिकली एक जो रॉबर्ट बराथियन है उनके एक भाई थे रेनली बराथियन, उनकी स्क्वायर थी एंड वहाँ से फिर वो किस तरीके से स्टार्क गर्ल्स यानी कि आर्या स्टार्क एंड सांसा स्टार्क को सर्च करती हैं। एट द वॉल नाइट वॉचर्स डिफेंस अगेंस्ट अ मैसिव वाइल्डिंग इन्वेजन, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड थी। फिर डेनेरियस जैसे रूल्स करती हैं एसोस में जितने भी सिटीज़ थे, कार्ड था, योंकाई था, सिटी ऑफ योंकाई था, फिर मरीन था, एंड वो सब को किस तरीके से एक जगह जमा करती हैं, स्ट्रगल कैसे उनकी स्ट्रगलिंग पीरियड कैसे चल रहा होता है टू कंट्रोल दिस सिटी। तो ये सीज़न 4 में दिखाया। सीज़न 5 जो है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट फॉल ऑफ हीरोज़। जो जॉन स्नो हैं वो लॉर्ड कमांडर बन जाते हैं, कैसे अलाइन उनके वाइल्डिंग के साथ होते हैं, फिर देन वो जाते हैं एंड वाइल्डिंग्स के साथ दूसरे वाइल्डिंग्स कैंप्स को मनाने के लिए वहाँ पे फिर वो नाइट किंग की आर्मी आती है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं वो देखने पे पता चलेगा। डेनेरियस जो है वो रिबेलियन मरीन में कैसे फेस करती हैं, सरसी रिलीजियस फैनेटिक्स को कैसे फेस करती हैं, बेसिकली जो द फेथ ऑफ मिलिटेंट्स, वो जो कहते हैं ना कि 7 ब्लेसिंग्स एंड 7 हिल्स, तो ये उसके बारे में है। फिर जो है नॉर्थ में सांसा स्टार्क कैसे ट्रैप्ड होती हैं, लिटिल फिंगर या जो लॉर्ड बेलिश है, जो लॉर्ड पीटर बेलिश का जो करेक्टर, ओ हो दैट इज़ द मोस्ट कनिंग करेक्टर ऑफ द होल सीरीज एंड द होल क्रेडिट गोज टू लॉर्ड पीटर बेलिश। उस करेक्टर को कैसे लिखा गया है, कैसे वो करेक्टर डेवलप हुआ है, कैसे आगे बढ़ा है, ज़बरदस्त। तो नॉर्थ में सांसा स्टार्क को जो लॉर्ड बेलिश है निकाल के लाते हैं किंग्स लैंडिंग से एंड देन फिर आगे चलते उनको बेच देते हैं बोल्टन्स के हाथों, जो कि रूल कर रहे हैं सीज़न 5 में विंटरफेल को। और वहाँ रामसी बोल्टन जो कि एक मोस्ट साइकोपैथ एंड सैडिस्टिक करेक्टर ऑफ द होल सीरीज़, उनसे उनकी शादी होती है। फिर वो क्या हरकतें करते हैं ये आपको सीज़न देखने में पता चलेगा। सीज़न 6 में अगर हम बात करें तो रेजरेक्शन एंड रिवेंज की बात करेंगे। सीज़न 5 की जो लास्ट एपिसोड के लास्ट फ्यू सीन्स हैं वो आपको देखने में पता चलेगा कि मैं क्यों नहीं बता रही हूँ, बिकॉज जॉन स्नो का जो एक फेट है यहाँ से टर्निंग पॉइंट लेने वाला है। सीज़न 5 की लास्ट एपिसोड के लास्ट सेकेंड 3 लास्ट सीन्स जो हैं उससे आपको आइडिया होगा कि जॉन स्नो की वजह से ये पूरा सीज़न एंड में आके वो जो एक शॉकिंग बिट्रेयल मिलता है एंड सीज़न एंड विद दिस शॉकिंग सीन। एंड सीज़न 6 जो है वो बेसिकली रेजरेक्शन एंड रिवेंज का सीज़न है। जॉन स्नो का जो फेट है वो रिवील्ड हो चुका है, बट नॉट द एंड फॉर हिम। किस तरीके से जो रेड विच है वो उनको रेजरेक्ट करती है एंड देन क्या होता है कि वो आपको देखने पता चलेगा। ब्रैन स्टार बिकम्स अ 3-eyed रेवन, ग्रेनिंग विजन्स ऑफ द पास्ट। वो हर जा के हर किसी के ख्वाब में ताका झांकी करते हैं, सब चीज़ें उनको पता चल जाती हैं। ओडोर की स्टोरी क्या थी, एक बड़ा फेमस करेक्टर है इस सीरीज़ का ओडोर, जो बेसिकली ब्रैन स्टार्क के स्क्वायर हैं एंड वो किस तरीके से बने, बचपन में वो किस तरह थे, सारी चीज़ें उनको नज़र आती हैं। सर्सी गेन्स टेरिफाइंग पावर थ्रू द माउंटेन। उनके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं किस तरीके से उनको दोबारा से इस काबिल किया जाता है कि वो टेरिफाई कर सके पूरे किंग्स लैंडिंग को, ये सब दिखाया गया है। बैटल ऑफ बास्टर्ड्स, वन ऑफ द मोस्ट viewed episode of the whole season of season 6 and the other seasons as well, is the most viewed
watch history of Game of Thrones on YouTube as well. Battle of the Bastards, जॉन वर्सेस रामसी, वन ऑफ द बेस्ट बैटल्स इन टीवी हिस्ट्री, जो उसको जिस तरह से पिक्चराइज किया गया है, प्रोडक्शन के ऊपर कोई लाखों करोड़ों का बजट था इन डॉलर्स अगर मैं बात करूँ, सिर्फ उसकी लोकेशन को, उसकी सारी जो भी क्रू था, जो कास्ट थी, जिस तरीके से पिक्चराइजेशन हुई है, वो सब में जो बजट था वो एक्स्ट्रावेगेंसा था, आउट ऑफ सीलिंग बजट था, एंड डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बैटल्स इन टीवी हिस्ट्री अब तक की। फिर अगर हम बात करें, डेनेरिस फाइनली सेट सेल फॉर वेस्टरोस, वो सारी अपनी जो है गुलामों की कौमें लेके कश्तियों पे चढ़ जाते हैं, एंड देन फिर दे सेल्स टुवार्ड्स द वेस्टरोस। सीज़न 7 जो है वो बहुत ही बकवास सीज़न मेरी नज़र में रहा, बिकॉज जितनी हाइप क्रिएट कर दी गई थी और जितनी होप थी कि सीज़न बहुत ज़बरदस्त करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा जो है डिसअपॉइंटेड हूँ सीज़न 7 से। सीज़न नॉर्मली लोग कहते हैं सीज़न 8 वॉज द बकवासेस्ट सीज़न ऑफ द होल सीरीज़, बट फॉर मी 8 जो है वो फिर भी थोड़ा रीज़नेबल था, बिकॉज उनको रैप करना था जल्दी जल्दी, सीज़न 9 तक वो खींचना नहीं चाह रहे थे, तो उनको जो भी समझ में आया उन्होंने इस तरह से किया। बट सीज़न 7 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर था, द होल सीरीज़ टिकी हुई थी सीज़न 7 के ऊपर, लेकिन बहुत ही बकवास सीज़न 7 निकला। खैर, डेनेरिस जो है वो वेस्टरोस लैंड करती हैं एंड वहाँ वो अलाइंसेस फॉर्म करती हैं। जॉन स्नो मिलते हैं डेनेरिस से और यू नो दे बोथ आर ड्रॉन टुगेदर टुवार्ड्स ईच अदर। वो एक थोड़ा सा लव एंगल भी है, बट बहुत ही गंदा आगे होने वाला है, और वो क्या होने वाला है ये आपको खुद देखना पड़ेगा उसके लिए। फिर जो मिशन बियॉन्ड द वॉल लीड्स टू अ ड्रैगन्स डेथ, एक डेनेरिस का एक बच्चा जो है वो मर जाता है, एंड दैट बच्चा रेजरेक्ट बाय द नाइट किंग। अनफॉर्चुनेटली वो उनको पूरा चेन वेन से पुल करके निकाला जाता है। ऑल द मेन प्लेयर्स रियलाइज द वाइट वॉकर थ्रेट इज़ रियल। तमाम हाउसेस जो है वो इस चीज़ के ऊपर अग्री करते हैं, एंड देन विंटरफेल में एक पूरा जो है प्लेग्राउंड तैयार होता है just to welcome and give the warm वेलकम ही कहेंगे, वार्म वेलकम टू द नाइट किंग और उनकी आर्मी, एंड देन उनका खोया हुआ बच्चा भी उनके साथ होता है। सीज़न 8 में जो एक कहते हैं कि एंड गेम, बेसिकली द लॉन्ग अवेटेड बैटल अगेंस्ट द नाइट किंग टेक्स प्लेस एट विंटरफेल, एंड आफ्टर दैट जो कि फाइनल वॉर ऑफ द आयरन थ्रोन है वो बिगिन होती है। सर्सी एंड डेनेरिस का फेस ऑफ है इसमें। जॉन लर्न्स द ट्रुथ अबाउट हिज पेरेंट्स, द लीनेज, कि वो अपनी आंटी के साथ क्या, मतलब आंटी सॉरी अभी मैंने रिवील नहीं किया था डेनेरिस के साथ उनकी क्या मामलात हैं, इक्वेशन क्या है विच चेंजेस एवरीथिंग। जो मैसिव स्पॉइलर अगर मैं दूँ, फाइनल एंडिंग जो है ये वो मैं नहीं देना चाहूँगी, बिल्कुल भी नहीं देना चाहूँगी, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। मुझे पर्सनली, मैं पहले भी स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड कह चुकी हूँ, मुझे सीरीज़ बहुत पसंद है। आई नो कि हर चीज़ जो है वो फैंटेसी बेस्ड है, फिक्शन बहुत ही मैसिवली राइट किया गया है, जो इमेजिनेशंस दिखाई गई हैं, जो मैजिक पावर्स दिखाई गई हैं, जो डायलॉग्स हैं, इवन जो फ्लैग्स हैं, जो बैनर्स हैं, उनके जो स्लोगन्स हैं वो इतने ज़बरदस्त रखे गए हैं। लैनिस्टर ऑलवेज पे देयर डेट्स, फिर उसके अलावा और बहुत सारे स्लोगन्स हैं इस तरह से। कुछ के स्लोगन्स तो मुझे याद हैं, आई थिंक जितने भी ग्रेट हाउसेस ऑफ वेस्टरोस हैं उनके जो ऑफिशियल हाउस वर्ड्स हैं उनमें कुछ मुझे याद हैं, तो वो मैं शेयर करूँगी। जैसे कि हाउस ऑफ स्टार्क का है विंटर इज़ कमिंग, बिकॉज आई थिंक इसके मतलब ये होंगे कि अ वार्निंग एक तरह से, एंड रिमाइंडर ऑफ हार्ड टाइम्स अहेड, यानी कि विंटर इज़ कमिंग इज़ नॉट समथिंग कि वो कोई गुड न्यूज़ दे रहा है आपको, वो आपको एक तरह से तंबी कर रहा है। फिर हाउस लैनिस्टर है जिनका स्लोगन था हेयर मी रोर, उनका आई थिंक इस वजह से है कि मतलब हम पावर में हैं, सो यू हेयर मी रोर। एंड उनका मोस्ट फेमस सेकंड अनऑफिशियल सेइंग है कि बीआर लेनेस्टर ऑलवेज पेज हिज डेट्स। एंड फिर हाउस टारगेरियन का है, उनका है भाई फायर एंड ब्लड, सो आई थिंक इट रिप्रेजेंट देयर फेयरी
ड्रैगन्स एंड वायलेंट हिस्ट्री ऑफ ब्लड। फिर हाउस बरेथियन का है Ours is the furry, and it highlights their aggressive and stormy nature, I guess. फिर हाउस ग्रेजॉय का है we do not saw. I think it means they take what they want by force, raiding, not farming. And फिर आ जाते हैं हाउस मार्टेल। ये हैं भाई अनबोर्ड, अनबेंड, अनब्रोकन। ये भाई इतने ज़्यादा प्राइडी हाउस में कहूँगी, ये बहुत प्राउडी नेचर के प्राइडी हाउस हैं, जो कि इनकी नेचर में रेजिलियंस एंड अंडर प्रेशर जिस तरीके से ये वर्क करते हैं उस तरह से शो करता है। हाउस टायरल का है ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग। ये सिर्फ मैनिपुलेशन करता है ये हाउस, ये सिर्फ उल्टी सीधी चालें चलता है, अजीब सी इनकी हरकतें हैं हाउस टायरल की। बहुत ही गलीज हाउस है मेरी नज़र में। इनका जो सटल मोटो है हिंटिंग एट क्वाइट स्ट्रेंथ एंड फ्यूचर डोमिनेंस, जो कि बिल्कुल भी नहीं। इनका पूरा हाउस जो है वो गारत हो चुका है इस पूरी सीरीज़ में, कोई भी नहीं बचा इनके हाउस में। फिर अदर हाउसेस जिसमें से मुझे कुछ याद पड़ा, हाउस एरन का है एज हाई एज ऑनर। ये बेसिकली ये द वेल ऑफ एरन अगर हम बात करें, इनकी जो आंट लाइसा थी, स्टार्क्स की जो रिलेटिव थी लाइसा एरन, बहुत ही नफसियाती किस्म की खातून थी। और इनका ये हाउस है जो कि बेसिकली इनका स्लोगन रिफ्लेक्ट्स देयर लॉफ्टी पोजीशन एंड स्ट्रिक्ट मोरल्स। बिल्कुल भी इनके स्ट्रिक्ट मोरल्स नहीं थे, बहुत ही अनमोरल किस्म की खातून थी। एंड हाउस टली का जो है बेसिकली था फैमिली ड्यूटी ऑनर, emphasizes values and loyalty to kin। इनका मैं कह सकती हूँ ये काफ़ी तमीज़ का और ढंग का हाउस था। हाउस बोल्टन, ओ माई गॉड, आवर ब्लेड्स आर शार्प। द मोस्ट साइकोपैथ्स आर इन हाउस बोल्टन, बी इट द फादर, पता नहीं कौन से बोल्टन थे फादर, एंड उनके जो बास्टर्ड सन थे रामसी बोल्टन। ओ हो अभी तक की तमाम जितनी भी सीरीज़ हैं, आई थिंक एक और सीरीज़ थी डामर, जेफरी डामर वाली जो सीरीज़ थी, वो जो बंदा साइकोपैथ था उससे मुझे ज़्यादा रामसी बोल्टन साइकोपैथ लगता है। बहुत ही अजीब किस्म का कैरेक्टर था, फिटिंग फॉर देयर ब्रूटल क्रूअल नेचर। स्पेशली हम बात अगर करें तो हम बात करें रामसी की। फिर हम बात करें हाउस फ्रे की, उनका था वी स्टैंड टुगेदर, बिटरली आयरनिक कंसिडरिंग देयर बिट्रेयल एट द रेड वेडिंग। ये तो इनका स्लोगन नहीं होना चाहिए वी स्टैंड टुगेदर, बहुत ही ज़बरदस्त इनको फेट मिला था। फिर इनके सिजल्स थे, स्टार्क का सिजल था, डायर वुल्फ था, लैनिस्टर का लायन था, टारगेरियन का 3 हेडेड ड्रैगन था, बेरेथियन का स्टैक था, ग्रेजॉय का क्रैकन था, मार्टेल का सन एंड स्पीयर था, हाउस टायरल का गोल्डन रोज था, हाउस एरन का फैल्कन एंड मून था, हाउस टली का लीपिंग ट्राउट था, फिर हाउस बोल्टन का फ्लेड मैन था जो कि बिल्कुल उल्टा लटका हुआ होता है अजीब से किस्म का। तो इस साल जब मैंने ये अभी स्टार्ट की है सीरीज़, हर दफ़ा मैं 14 अक्टूबर से स्टार्ट करती हूँ, बट इस साल से मैंने स्टार्ट किया, ये 2 अक्टूबर से मैंने देखना स्टार्ट की दोबारा से। और हर सीन पे मुझे रियलाइजेशन हो रही थी कि जैसे कि मैं फ़र्स्ट टाइम सीरीज़ देख रही हूँ। जो एक्साइटमेंट, जो मतलब आपको पता होता है नेक्स्ट सीन क्या आने वाला है ना, क्योंकि आई थिंक इट्स बीन मोर देन 6 years कि मैं ये हर साल रिपीट पे देख रही हूँ ये सीरीज़। तो मुझे अब डायलॉग्स भी याद होते हैं, मुझे सीन्स भी याद होते हैं, अब नेक्स्ट सीन क्या आने वाला है, अब नेक्स्ट डायलॉग क्या आने वाला है। तो आपको अचानक से ऐसा फील होता है कि वो एक जो एक्साइटमेंट या जो ओवर जो आप फील कर रहे हैं ना बिकॉज ऑफ दिस सीरीज़, वो इट्स समथिंग एल्स। मतलब आपका एक्सपीरियंस इतना कोई ज़बरदस्त है, इतना कोई हाइपोनिक एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरा इरादा यही है, पहले मैं अकेले देखती थी बट लेकिन मेरा इरादा ये है कि नेक्स्ट ईयर से हम दोनों मियाँ बीवी बैठ के हर चीज़ छोड़ के ये देखने वाला है। बिकॉज़ अभी भी ऐसा होता है कि जब भी मैं हर साल इसे देखती हूँ, मेरे हस्बैंड को पता होता है कि अभी ये जो है ना पागल होने वाली है सीरीज़ देख के, तो वो कुछ एपिसोड्स मेरे साथ देखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स आई यूज्ड टू वॉच अलोन।
तो लेकिन मैंने अब यही अपने बात की है हस्बैंड से कि मैं जब जब ये रिचुअल रिपीट करूँगी यू हैव टू बी देयर, वरना अच्छा नहीं होगा। तो नेक्स्ट ईयर से हम लोग साथ बैठ के देखेंगे ये सीरीज़। आई होप कि आज की एपिसोड उन तमाम GOT फैंस को अच्छी लगेगी सुनने में, कि जो मेरी ही तरह के क्रेज़ी फ़ैन हैं और मेरी ही तरह जिनको GOT से इश्क है, बी इट थीम सॉन्ग उनका कोई भी रेन ऑफ कास्टामेयर का जो म्यूज़िक था, वीपिंग घोस्ट का म्यूज़िक जो था, फिर जो उनका जो मेन थीम एक है सॉन्ग, उसका जो म्यूज़िक था इतना मुझे पसंद है। मेरी बहुत सालों तक मेरी रिंगटोन गेम ऑफ थ्रोन्स का जो थीम सॉन्ग है वो लगा रहा है काफ़ी सालों तक। बाद में मुझे रियलाइजेशन हुई कि अगर मैं कभी पब्लिक में हूँ, वैसे तो मुझे जजमेंट से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बट सम प्लेसेस जब आप होते हैं वहाँ पे एंड देन आप बहुत एम्बैरस हो जाते हैं अचानक से, तो फिर मैंने चेंज की थी अपनी रिंगटोन। लेकिन मुझे बहुत फ़ख्र है, आई एम अ क्रेज़ी फ़ैन ऑफ GOT समाओ। सो आज के एपिसोड उन तमाम लोगों को मैं डेडिकेट करती हूँ जो मेरी तरह के हैं और जो मेरी तरह एनुअल रिचुअल अपना ज़रूर करते हैं रिपीट हर साल। तो ये आपके लिए है। एंड GOT देखते रहें, इससे बंधे रहें और याद रखें विंटर इज़ कमिंग। मिलते हैं अगली एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।